साक्षी के पैदा होते ही उसकी मां गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता आलोकनाथ अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 साल की उम्र से ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। बेटी से बढ़कर एक बेटी की तरह वो अपने पिता को कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती रहती है। साक्षी, मेरे होते हुए तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हर शौक पूरे करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। और आपकी शौक का क्या पापा? आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना, मुझे वही सब पूरे करने हैं। मेरे शौक का क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शौक तो तेरी माँ के साथ ही कब के मर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के को देखकर तेरी शादी करा दूं। क्या पापा, आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, एक ना एक दिन हर लड़के को जाना ही पड़ता है, तुझे भी जाना तो होगा ही। अपने पिता की बातों से निराश होकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। पिता से दूर होने के ख्याल से ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद, आलोकनाथ जी, हमारी नजर में एक लड़का है। उसके पास बंगला, कार, सब कुछ है। सुना है करोड़पति लोग हैं वो। आप कहे तो आपकी बेटी के लिए बात करूं? अरे लेकिन हमारे इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं है। उन सब की चिंता मत कीजिए। उन लोगों को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार के लिए गुणी और संस्कारों से परिपूर्ण बहू चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के बारे में बात कीजिए। मेरी बेटी में वो सभी गुण हैं जो वो अपने परिवार की बहू के लिए चाहते हैं। इस तरह वो साक्षी का रिश्ता लेकर अर्जुन नाम की लड़की के परिवार के पास जाता है। साक्षी की फोटो देखकर लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले साक्षी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आलोकनाथ जी, हमें तो आपकी लड़की फोटो में ही पसंद आ गई, और फिर भाई साहब ने आपकी लड़की की तारीफ भी बहुत की है। अब तो बस आप हमें उससे मिलवा ही दीजिए। साक्षी बिटिया, बाहर आना तो। साक्षी। अपने पिता की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत बाहर आ जाती है और एक एक करके सभी के पैर छूती है। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत गुणवान और संस्कारी लगती है। बिटिया, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा मेरे और कोई शौक नहीं है। आपने अपनी लड़की को सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। इसे अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह सबकी राजी खुशी से अर्जुन और साक्षी की शादी भी हो जाती है। साक्षी की सास उसे एक माँ का भरपूर प्यार देती है और कभी उसे मायके की कमी महसूस नहीं होने देती। साक्षी बेटा, तू आराम कर। सुबह से घर के काम पर लगी है, थक गई होगी अब बिटिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, अपने रूम में जाकर आराम कर। अरे काम की टेंशन मत ले। अपनी सास की जिद के आगे हार मानकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। साक्षी, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई फाइल नहीं देखी। साक्षी, तुमसे मेरी एक फाइल तक नहीं संभाली जाती। 1000 बार बोला है तुमसे कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? माँ ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। अर्जुन के इतना कहते ही साक्षी रोने लगती है। साक्षी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पर आ जाती है। साक्षी बेटा, क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ किया है क्या? साक्षी अपनी सास मीना को सारी बात बताती है। क्यों? गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं और बहू को ताने देता है। माँ, अब तो रहने ही दो। आपको हर समय अपनी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इन्हें, ये हर समय मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार अर्जुन, जो आज के बाद तूने मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। बहू, अगर दोबारा ये तुम्हें ऐसा कुछ कहे तो तुम मुझे आकर फौरन बोल देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो।
मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, और मेरे होते हुए अब तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। एक दिन, साक्षी अब मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। अब मुझे ना चिढ़ होने लगी है तुमसे। अर्जुन, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी पैरवी करने मत आया कीजिए। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा, आपको पता है इस साक्षी की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ऑफिस का पूरा डेटा इसी में था, और देखिए ना, इसने उसमें चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। मैं तो इन्हें दे रही थी चाय, लेकिन इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तब इसमें भी मेरी ही गलती है। वाह साक्षी वाह। अर्जुन, तू बहू पर इतना क्यों भड़क रहा है? अब जो हो गया सो हो गया। सुन लेना ऑफिस में थोड़ी सी डांट। अब अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू। मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा। मेहरबानी करके अब मेरे सामान से दूर रहना। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। अरे वो तो पागल है। मीना के इतना कहते ही साक्षी उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सास के रूप में मेरी माँ लौटा दी है। बेटा, जीवन में ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। चल अब अपने आंसू पोंछ और मेरे साथ काम में हाथ बटा। इतना बोलते ही मीना रसोई की तरफ चल देती है। साक्षी भी अपनी सास के पीछे चल देती है और सभी बातों को भूलते हुए खुशी खुशी काम पर लग जाती है। मन ही मन साक्षी अपनी सास को हर जन्म में अपनी माँ के रूप में मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीना हर समय ढाल बनकर अपनी बहू के लिए खड़ी रहती। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना, तूने अपने बेटे के लिए यह कैसी बहू चुनी है जिसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षणी है। ऐसों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तूने उस घर से लड़की चुन ली। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तूने उस बिन माँ की बहू को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मेरी बहू बाकी बहू जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुझे समझाना। बहू को कभी भी बेटे से बढ़कर प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। और यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बड़ी है। न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हम तेरी सहेलियां हैं, तुझे भड़काकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो सिर्फ तुझे आगाह करने का था, बाकी मानना न मानना तेरी मर्जी। चल मीना, अब हम लोग चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मीना घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी साक्षी के लिए हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहां पर साक्षी भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। कहाँ ना जा यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपनी सास का बदला सा व्यवहार देख साक्षी तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन, बहू, बहू कहाँ चली गई? साक्षी! जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर, वैसे तो सारा दिन घर में नाचती रहती है। मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए साक्षी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। शाम में, साक्षी, ऑफिस में मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ।
साक्षी अर्जुन के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है, तभी उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं, जिस पर वो भागते हुए उनके पास जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूम में आती है तो वो देखती है कि अर्जुन के कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर अभय और मीना भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखिए ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी जो मैं कल मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा उसे मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए वो शायद जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन, इस बार तू सही है और बहू गलत। आखिर वो इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है कि अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट ढूंढ कर ले आओ। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू? और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होंगी। अगर दुकानें बंद हो भी गई होंगी तो उसे खुलवाकर मेरे बेटे के लिए शर्ट लेकर आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं, इस समय कहाँ जाएगी ये? मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब गलती इसने की है तो सुधारना भी इसे ही पड़ेगा। जाकर शर्ट लेकर आओ। मीना की बातें सुनकर साक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों पर जाकर कपड़े ढूंढती रहती है। थक हार कर करीब 12 बजे साक्षी कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अर्जुन की ऑफिस के मीटिंग के लिए तुम्हें हूबहू वैसे ही कपड़े मिले या नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी। साक्षी अपनी सास को कपड़े देकर जा ही रही थी कि मीना उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज से लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती ही हैं माँ, मैं बिन माँ की पली बड़ी हूँ। माँ के ना होने के कारण मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है, लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ हैं। इतना कहकर साक्षी माँ से चली जाती है। साक्षी की बातों को सुनकर मीना को भी अपने कहे और अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वो बिना खाए पिए ही सो जाती है। अगले दिन, माँ जी कल का सारा खाना तो ऐसे ही पड़ा है, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मुझे भूख नहीं थी कल। साक्षी अपनी सास के दर्द को समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए सुबह उठते ही मैंने पहले आपके लिए खाना बनाया है। खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना, चल जाकर पहले तू खा ले। माँ जी क्या हम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते प्लीज? बहुत दिन हो गए हैं। साक्षी के इस तरह बोलने से मीना का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। साक्षी मीना के लिए खाना लगाती है, जिसका पहला निवाला मीना अपनी बहू को खिलाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने अपने दिल में तेरे लिए नफरत पाल ली थी, लेकिन कल जब तुझे रोते बिलखते देखा तो मेरी ममता फिर से लौट आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। किसने कहा आपसे कि आप अच्छी सास नहीं हैं? आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, और सच कहूं उससे भी बढ़कर बेस्ट 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 मेरी माँ हो आप। इतना कहकर साक्षी अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों पहले की ही तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। शादी होने वाली है अगले महीने, ये बस्ता उठाकर कॉलेज जाना बंद कर दे अब। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है? इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला। फैसला लेने के लिए तुम्हें कहा किसने है?
अरे मैंने कह दी शादी है तो है अगले महीने। बेचारी अमिता करती भी तो क्या, छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से 2 गुने उम्र के आदमी की बीवी। शादी के बाद देर रात पति घर आता है। खाना लगाओ, भूख लग रही है। अमिता खाना लगाती है। ये क्या बनाया है? वो सारा खाना फेंक देता है। कर्म ही खराब थे जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करा दी। तभी वहाँ अमिता की सास आ जाती है। अरे हमें क्या पता था कि ये इतनी कामकाज में ढीली है। इसकी माँ ने तो कहा था रॉकेट की स्पीड से काम करती है। अमिता को आए दिन ससुराल में ताने, गालियां और कभी कभी तो मार भी पड़ती। सुन जा, अपनी माँ को बोल 50,000 रुपए भेजे, फ्री में नहीं रखना है तुझे। अरे मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अमिता को सास घर से निकाल देती है। अमिता परेशान होकर मायके की ओर जाती है। वो घर तो पहुंचती है लेकिन वहाँ ताला लगा है। अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पति ने? कहाँ है वो? अमिता पड़ोसी के सामने रोने लगती है। मुझे नहीं जाना उस घर में चाची। मेरे मम्मी पापा कहाँ है? उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिटिया। वो लोग तो कहीं और शहर चले गए। तुझे नहीं बताया? अमिता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं बताया कि क्या कर गए माँ पिताजी मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो नर्क से भी खराब है। अब मैं क्या करूं? अमिता रोते हुए वहाँ से जा रही होती है कि उसे एक औरत मिलती है। अरे सुनो तो, रो क्यों रही हो? तो क्या करूं? हंसू? अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। देखो, मेरा सिलाई का काम है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, खाना और 1 दिन का 100 रुपया भी दूंगी। अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है। अब क्या था, अमिता की जिंदगी अपने मायके और ससुराल से दूर एक नए सिरे से शुरू होती है। रहना खाना फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती। वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी। और एक दिन सिलाई सेंटर की एक औरत कहती है, अरे वो साड़ी की कंपनी है ना, वो बिक रही है। पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी। हाँ, बिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरीदेगा कौन? तभी तो इतनी सस्ती बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। फिर भी कितने की बिक रही है? अरे पूरे 5 लाख में मशीनों के साथ। लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा। पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दिए। उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा। 5 लाख। अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है, पूरे 3 लाख। अमिता सिलाई सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है, चाची, मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किए हैं, पूरे 3 लाख है। वो बंद साड़ी की फैक्ट्री मैं खरीदना चाहती हूँ। अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या? वो 5 लाख की बंद मनहूस फैक्ट्री खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी, और वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अमिता नहीं मानती। वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती है और खरीद कर ही रहेगी। औरत भी अमिता की मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है। शुभारंभ वाले दिन अमिता लेबर से कहती है, मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें माहिर हैं। मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं के साथ आई हूँ। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 3 महीने में आप लोगों के पैसे ब्याज सहित आप लोगों को दे दूंगी। और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करें और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या? सिर्फ 3 महीने की बात है। वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए मालिक के इंतजार में बैठे ही थे। मैं काम करना चाहती हूँ और 3 महीने में सारे पैसे देने का वादा भी करती हूँ। लेबर आपस में सलाह करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं। सिलाई सेंटर से मशीन, सिलाई और कपड़े के ज्ञान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती। शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ऑर्डर लेती। अमिता को कई जगह से ऑर्डर आ जाते हैं। कई लोग उसके काम को सराहते तो कई आलोचना भी करते। अरे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ तू कहाँ टिकेगी? लाओ दिखाओ कैसी साड़ी बना रही है तुम्हारी फैक्ट्री। अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीवी आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी साड़ी है ये, बड़ी महंगी लगती है। मेरे लिए ले लो ना जी, और हाँ, अपनी दुकान में भी रख लो इसे, बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ। अमिता मुस्कुराती है, अरे सेठ जी, बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है। अब बताओ कितने का ऑर्डर है आपका?
धीरे धीरे अमिता का आत्मविश्वास और बढ़ता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं। मैं आप लोगों से 3 महीने बाद आज के दिन ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती। हम लोग जानते थे कि पर आपकी कंपनी तो फायदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी? मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये 3 महीने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफा भी दूंगी। सभी खुश हो जाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके मुझे आप लोगों में ही अपना परिवार दिखता है। अमिता की फोटो पेपर में छपती है। उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ने के लिए कई बच्चे भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अब अमिता 1 से 2 और 2 से 4 फैक्ट्री खोलकर देश में बड़ा नाम कमाती। राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनिता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। अरे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता? मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार, तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता, कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार, तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार, हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार, मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो। अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ। कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है। चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी? एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने। फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहाँ डब्ल्यू होटल में रुके थे। 1 दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा। अरे यार, तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो। आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है। जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी। रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस,
मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ। घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनिता? जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनिता। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार। फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनिता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनिता सूट पहन कर आती है। बहुत अच्छी लग रही हो वनिता। लेकिन तभी वनिता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में, कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनिता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है, मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। लेकिन वनिता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनिता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूं। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थी जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनिता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनिता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनिता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूँगी
कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनिता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए।